हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस प्रैक्टिस क्लास में। ये क्लास आपकी डेली होती है और डेली हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ और बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये क्लास डेली होती है और 20 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए कि आपका जो संघर्ष है, आपका संघर्ष आपको परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन आपकी सफलता जो है ये परचम लहराएगी। अगर आप आज संघर्ष की दुनिया में हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि जो आपकी सफलता है ना, वो शोर मचा देगी। और इतना शोर कि भाई वो जो परचम लहराएगा ना, उसकी खुशी ना आपको, संघर्ष आपको उस खुशी के सामने कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो देखो, हमें जीवन में बस संघर्ष करते रहना है और जीवन में एक सही डायरेक्शन के साथ हमें आगे चलते रहना है। इसी के साथ आज हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन की जो स्थापना हमने कब करी है। तो किस साल जो विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन है, अगर बात करें वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2011 में, 2013, 2015, 2018। इसकी स्थापना करी गई थी 2011 में। अगर यहाँ पे बात करी जाए कि विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन की स्थापना ये 2011 में करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन है इसकी बात करें तो ये इसका लोगो है और स्थापना 2011 में करी गई, माफ कीजिएगा। हाँ, तो इसकी स्थापना कब करी गई? ये 2011 में करी गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, पहली बात तो जो वर्ल्ड आयुर्वेद डे की बात, जो वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन है, ये जो है एक विज्ञान भारती की पहल है और इसकी स्थापना 2011 में करी गई। पहल विज्ञान भारती की हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, ये एक ऐसा संगठन है जो पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर जो है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। आयुर्वेद से संबंधित जो अनुसंधान है, साथ में जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है और इनकी जो गतिविधियां हैं, इनको समर्थन कौन करता है? यहाँ पे ये करता है विश्व आयुर्वेद, ठीक है। अब बात आती है कि जो आयुर्वेद दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 16 मार्च, 28 अगस्त को, या फिर ये 16 मई है, 29 अक्टूबर को। तो आयुर्वेद दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज के अगर स्तर को देखें तो आयुर्वेद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है ना। तो इसकी बात करें तो ये 29 अक्टूबर को आयुर्वेद डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो है 2024 में बात करें, देखो तो जो 2024 में सेलिब्रेट किया गया है, ये आप देखेंगे 9वें नंबर का आयुर्वेद डे था और ये 29 अक्टूबर को 2024 को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे वर्ल्ड आयुर्वेद डे। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहली बात तो आयुष मंत्रालय जो है, इसके ये आयुष मंत्रालय इसको हर एक साल में 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट करता है इसके डे को। दूसरी बात, आयुर्वेद समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, जैसे एक तो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के लिए जो है यहाँ पे मेडिटेशन, एक तरीके से कहूँ तो इसके लिए काम करता है। दूसरी बात है, आयुर्वेद की बात करें ना, आयुर्वेद ये शब्द जो है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कई बार आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, एक तो है आयुर, है ना, और एक है वेद। आयुर्वेद की बात करें तो आयु का तो मतलब होता है जीवन, है ना, कि भाई तुम्हारे जीवन, और वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। तो जीवन का जो ज्ञान है, आयुर्वेद का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन का ज्ञान, ठीक है। ये कई बार आपसे पूछा जाता है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि महावीर कैंसर संस्थान जो है, जिसे, या मैं कहूँ कि जिसने ये बताया है कि पानी में मैग्नीज जो है, मैग्नीज का प्रदूषण बिहार में कैंसर के जिम्मेदार के लिए है, या बिहार में जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है वो ये है। तो बिहार के किस जिले में है ये? एक महावीर कैंसर संस्थान है, इसने एक क्या बोलते हैं, इसने बताया है कि मैग्नीज प्रदूषण बिहार के एक क्षेत्र में है। तो किस में है? जहानाबाद में है, खलीला सराय में है, पटना में, या फिर पश्चिमी चंपारण में। तो इसने जो लोकेशन, इसने कहा कि भैया पटना का जो पानी है, पटना के पानी में जो मैग्नीज है, इस मैग्नीज की बात करी जाए तो इस मैग्नीज का प्रदूषण बढ़ा है। मैग्नीज के प्रदूषण की बात करें तो इसका प्रदूषण क्या हुआ है? ज़्यादा हो गया है, ठीक है।
बताया किसने? महावीर कैंसर संस्थान ने बताया है। ध्यान दो इधर। तो ठीक है, इसके बारे में पटना में देखो महावीर कैंसर संस्थान है, इसके द्वारा बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि भैया मैग्नीज प्रदूषण बढ़ा है बिहार में, और ये गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं इनको जो है कैंसर का कारण बन रहा है। दूसरी बात, मैग्नीज शरीर में जो जाता है तो ये जो है जो होम्योस्टेसिस है इसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये एक तरीके से मैं कहूँ कि इसकी मात्रा हमारे लिए जहरीली भी होती है। जोखिम जोखिम भी है क्योंकि इसमें जो है जोखिम स्रोत तलछटी और जो आग्नेय चट्टान है या जो जामा औद्योगिक प्रदूषण है, तो इनकी बात करें यहाँ से ये मिल रहा है। अगला है सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य ने लगातार कम महिला श्रम बल भागीदार जो है इसकी दर की सूचना दी है? एक रेट है आपके सामने जो महिला श्रम बल भागीदार रेट है, तो ये जो है कि भैया ये जो रेट है ये कम हुई है थोड़ी सी लगातार बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। ये रेट जो है देखो महिला जो है बिहार में पहले बहुत सारी महिलाएं यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं जो थी श्रम बल भागीदार के रूप में आती थी, और अब ये रेट कम हुई है। महिलाओं को जो श्रम है वो बिहार में, बिहार की महिलाओं की बात करें तो भाई इन्होंने जो है महिला श्रम दर जो है ये रेट कम हुई है बिहार के अंदर। और ये आप देखेंगे कि जो फीमेल लेबर फोर्स क्या बोलते हैं रेट आई है, तो ये है, इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। 2022-23 का डेटा था 2018-19 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो बिहार है और पंजाब है, हरियाणा है, इनमें लगातार बहुत कम महिलाएं हैं। जो आप देखेंगे LFPR यानी कि जो लेबर रेट है ना, इसकी सूचना इनमें दी गई है और ये लगातार कम हुई है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पहले बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ की महिलाएं लेबर के काम में जा रही थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि जिला रिजर्व गार्ड की बात करें तो जिला रिजर्व गार्ड जो है इसकी स्थापना कब करी गई थी? ये 2001 में, 2004 में, 2008 में, 2010 में। अगर यहाँ पे जिला रिजर्व गार्ड की बात करें तो जिला रिजर्व गार्ड की स्थापना करी जाती है 2008 में। कब करी गई? 2008 में जिला रिजर्व गार्ड की स्थापना करी गई। ठीक है, चलिए आगे इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो जिला रिजर्व गार्ड जो है ये छत्तीसगढ़ में एक विशेष पुलिस इकाई है। पहली बात तो इसकी स्थापना 2008 में करी गई। आपसे पूछेगा कि ये किसकी यूनिट है, तो ये पुलिस की यूनिट है। ठीक है, स्पेशल यूनिट है पुलिस की, और ये छत्तीसगढ़ में करी गई है। ठीक है, स्थापित, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो माओवादी हिंसा है ना, इससे निपटने के लिए क्यों करी गई थी? माओवादी हिंसा से निपटने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये प्रशिक्षण कार्मिक जो शामिल हैं जो प्रभावी जिलों में माओवाद विरोधी के जो अधिनियम चलाते हैं उनकी तलाशी लेंगे और उनकी जब्ती करेंगे। ठीक है, खुफिया जानकारी एकत्र करके। चलिए अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित एक शब्द है जिसका नाम है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग की बात करें तो ये एक योग का आसन है, एक मुख्य कानूनी अधिकारी है। इस प्रकार के सवाल आपको यकीन मानिए बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, स्टार लगाएंगे। ये एक साहित्यिक कृति है या फिर ये मालाबार तट का एक प्राचीन बंदरगाह है। तो जो कायोत्सर्ग है ना, ये एक आसन है योग का। ठीक है, क्या है ये भाई? ये एक योग आसन है। आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो पहली बात तो इस प्रकार का ये आसन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको एक मूर्ति नजर आ रही होगी, लेकिन कुछ इस टाइप का जो ऐतिहासिक है। ये जो कायोत्सर्ग है ये एक योग का आसन है और जो जैन धर्म से संबंध रखता है। कहाँ से? आपसे पूछेगा कि अगर बता दिया उसने आपको एग्जाम में कि ये योग आसन है, तो वो आपसे पूछेगा किस धर्म का है? जैन धर्म का। ठीक है, और ये क्या है? ये मेडिटेशन या मैं कहूँगी ध्यान प्रक्रिया है एक प्रकार की। ठीक है, चलिए जो ये कायोत्सर्ग है इसका शब्द का अर्थ होता है शरीर को भूल जाना। मतलब अपने शरीर, तुम्हें मेडिटेशन में या मैं कहूँ कि ध्यान में इतना लीन हो जाना, शरीर को भूल जाना। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार के जो शारीरिक और आराम शारीरिक गतिविधि हैं इनको छोड़ देना और इस प्रकार के स्थिरता में रहना या खड़े रहना, ताकि आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं इनको ये जो है योग इस मुद्रा में आप देखेंगे, यहाँ पे कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए दर्शाया जाता है, इसलिए मैंने ये वाली तस्वीर आपके सामने ली थी। ठीक है, चलिए अगला है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि यहाँ पे
चलियार और काबिनी नदियां जो हैं, दो नदियां हैं, एक नदी है चालियार और एक है काबिनी। ये दोनों नदियां भारत के किस राज्य से निकलती हैं? कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से या फिर तेलंगाना से? तो ये कहाँ से निकलती हैं? ये दोनों नदियां निकलती हैं केरल से। कहाँ से निकलती हैं? केरल से। अच्छा, एक नदी और है पेरियार नदी, बड़ी इंपॉर्टेंट है पेरियार, क्योंकि पेरियार नदी के आसपास वाला एरिया एक ऐसा है जो केरल में वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। ठीक है, ये भी है यहाँ पे। तो ये कहाँ पर है? केरल में। और अच्छे, पेरियार नदी पर आप मुझे बताएंगे, इस पर एक बांध बना हुआ है, तो ये कौन सा पेरियार बांध है? हाँ, चलिए। तो आप देखेंगे केरला वाले एरिया में, आप यहाँ पे इन नदियों को देखेंगे। तो एक तो है चलियार, ठीक है, केरल की चौथी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग इतनी है, ये आपसे नहीं पूछेगा। चूलिका नदी है, ये बैपोर नदी के नाम से भी जानी जाती है, ये जरूर पूछ लेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि चलियार की उत्पत्ति केरल के जो वायनाड पठार है ना, यहाँ से होती है, और इसकी जो है मैं बात करूँ कि जो इलाम्बराली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से। आपको कई बार पहाड़ियों का नाम भी आपसे पूछ लेगा। एक कावेरी नदी है, दूसरी नदी जो केरल की ही है, इसकी उत्पत्ति भी केरल से हो रही है, और ये दक्षिणी नदी भारत में कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है केरल के वायनाड जिले से जो पनामरम है नदी, पनारमा नदी, और यहाँ पे जो मानताड़ी है, इन नदी के संगम में निकलती है। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है यहाँ पे कि एबा बर्टेफुल्सा की बात करें तो एबा बर्टेलुफ्सा जो है और नामदा फाइंसिस, तो ये जो है क्या चीज़ है? देखो, ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ऐसा नाम आता है एग्जाम में, तो हम थोड़े से सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ पढ़ा था, है ना, तो इस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक मछली की प्रजाति है, या फिर ये एक केकड़े की प्रजाति है, ये एक कछुए की प्रजाति है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ये भी हाल फिलहाल में करंट में रही थी, और ये जो प्रजाति है ना, ये केकड़े की प्रजाति है। किसकी है? तो ये केकड़े की प्रजाति है, जो आप ये केकड़ा देख रहे हो ना, है ना, इसकी प्रजाति है ये, इस केकड़े की। ध्यान दो, इधर देखो, यहाँ पे एबाटे फुल्सा की बात करें तो ये स्वच्छ जल में रहने वाला एक केकड़ा हो जाएगा, और जो नामदफा टाइगर रिजर्व में देखा गया है। कहाँ पे? नामदफा टाइगर रिजर्व की बात करें तो नामदफा टाइगर रिजर्व में एक छोटी सी धारा से जो है किनारे खोजा गया है ये। और इसके वंश की बात करें तो ये एवर्टा फुसा जो है, इसका नाम जो है अबोर पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है, जबकि प्रजाति इसकी कौन सी हो जाएगी? नामदफा फेसिस। ये इसके प्रजाति के नाम से नामदफा संरक्षित क्षेत्र में पाया गया है, इसलिए रखा गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश में, अगर आपसे पूछेंगे कि भाई ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और ये अबोर पहाड़ियों की पूर्वी जो हिमालय है जैव विविधता हॉटस्पॉट, यहाँ पर बड़े बड़े जो संरक्षित क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 9 है, कुछ स्टेटमेंट है, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है कि इसे जो है यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के रूप में त्रिगुण धन्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा? तो दूसरी बात कह रहा है कि ये जो है बौद्ध विहार वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? देखो, इसकी अगर स्टेटमेंट की बात करें ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसे तथागत गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के रूप में त्रिगुण दिवस के रूप में मनाया जाता। भाई ये तो नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध का देखो पहली बात तो जन्म जो हुआ था वो अलग है लुम्बिनी में, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति अलग हुई है ना, बिहार में बात करें तो, और महापरिनिर्वाण इनका कुशीनारा में, तो ये तीनों चीजें अलग अलग है। दूसरी बात है बौद्ध विहार वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दूसरा अगर वो क्या, अच्छा कौन सी बात कह रहा है यहाँ पे, कौन सा सही नहीं है? अच्छा हाँ, तो उसने कहा कौन सा सही नहीं है, तो जो पहला स्टेटमेंट है ना, अगर इसकी बात करें तो त्रिगुण धन्य दिवस तो यही है, आंसर तो पहला सही है। तो दूसरा जो है ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भाई यहाँ पे इनका जन्म बौद्ध विहार में नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, यहाँ पे तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा भाई? उसने कहा कि कौन सा सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, पहला सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट इसके बारे में दिया हुआ है कि भाई इनका जन्म जो है संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जो बुद्ध पूर्णिमा है इसके बारे में बात हुई है। ठीक है, और इसके बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 10,
संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सूची आर्थिक नियोजन से संबंध रखती है? आर्थिक नियोजन से राज्य सूची रखती है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है, या इनमें से कोई भी नहीं है? आंसर हो जाएगा, देखो समवर्ती सूची की बात करें तो ये संबंध रखती है समवर्ती सूची, जो अनुसूची के अंतर्गत यानी कि जो संविधान की समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत समवर्ती सूची भाई 7वीं अनुसूची है जो केंद्र के बारे में बताती है और साथ में राज्य दोनों के बारे में जो बताती है ये है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है। अच्छा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है इसका मॉडल 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन रहा है और पंचवर्षीय योजनाओं का जो है यहाँ पे आप देखेंगे आयोग जो है एक निकाय के द्वारा कार्यान्वित और विनियमित भी किया जाता है। साथ में 2015 में इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, आप देख लेंगे। ठीक है। अगला सवाल नंबर 11, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? इस बात कर रहे हैं SBMG की, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2014 में शुरू हुआ, 16 में, 18 में या 20 में? ये शुरू कब होता है? ये 2014 में शुरू होता है। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था 2014 में, है ना। चलिए, तो स्वच्छ भारत मिशन के अब देखेंगे कि हमने क्या क्या इसके लिए हमने पोल रखे हैं, तो वो पिलर यहाँ पर हैं पोल। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे कि ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और 2014 में इसको शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण करके। और साथ में जो है ये सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था और इस मिशन में एक राष्ट्रव्यापी अभियान जन आंदोलन के रूप में क्रियान्वित किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना, इसका मेन पर्पस था। सवाल नंबर 12, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इसको जो है दृढ़ करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक का नेतृत्व किया है? तो ये जो किया है, ये किया है इन्होंने मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया है? ये किया है मध्य प्रदेश में। आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये है जो 2024 में 1 अक्टूबर को किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आज फिलहाल थोड़ा सा जल्दी है इसलिए मैं आपको सारे सवाल करा दूंगी, PDF आपको मिल ही जाएगा, इन्फॉर्मेशन आप वहां से पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य बना है जिसने ई गवर्नेंस, ई मार्केट प्लेस जो है इसको पूरी तरीके से एकीकृत किया है? यानी कि चीजें ऑनलाइन परचेज करनी है और ऑनलाइन सेल कर देनी है। बीच में जो तेजड़िए मदेड़िए होते हैं, ये जो बिचौलिया होते हैं, इनकी बात करें तो बिचौलिया को खत्म करने के लिए, मीडिएटर को खत्म करने के लिए ऑनलाइन सारी चीजें शुरू करी हैं और प्रॉपरली ऑनलाइन करने वाला फर्स्ट हमारा स्टेट कौन सा है? तो ये बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको, ये तो मैंने पढ़ाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश ने जो है ई गवर्नमेंट जो है, ई मार्केट प्लेस जो है, इसको शुरू करा है कंप्लीटली। ठीक है, इसके बारे में इतनी सारी चीजें हैं, देख लेंगे। अगला सवाल नंबर 14, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? अच्छा, ये लॉन्च कब किया गया था? ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्च किया गया था 2016 में लॉन्च किया गया था और 2024 की बात करें तो 2024 नवंबर की बात करें तो 2024 नवंबर दिसंबर में प्रॉपर कौन आया है इसको प्रॉपरली फॉलो करने वाला? ये आया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए ये कुछ चीजें हैं। अगला सवाल नंबर 15, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करा था? अच्छा, आपको पता होगा जो मथुरा जो मस्जिद है जिसका नाम है शाही ईदगाह मस्जिद, ये शाही ईदगाह मस्जिद जो है अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि आपको पता है इसमें मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट में चला गया है। तो ये बाबर से संबंधित बाबर की मस्जिद है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो जो शाही ईदगाह मस्जिद है ना, इसका जो निर्माण करवाया था, ये कराया था औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, औरंगजेब ने, जिसको क्या बोला जाता था? जिसको जिंदा पीर बोला जाता था। और सबसे ज्यादा मंत्री, सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री किसके टाइम पीरियड में थे? तो सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री किसने रख रखे थे अपने टाइम पीरियड में? वो था औरंगजेब के टाइम में सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री थे उस टाइम पर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाबर की जो मस्जिद है, बाबर की मस्जिद, तो आप देखेंगे बाबर की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद, और ये कहाँ पर है जामा मस्जिद? ये है संभल की जामा मस्जिद। ठीक है, संभल की। और आपको पता है ये दोनों चर्चा में है, हाई कोर्ट में दोनों को लेकर के बात चल रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे
ये जामा मस्जिद शाही ईदगाह हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? मथुरा में है, ठीक है। इसका निर्माण लगभग 1669-70 में करवाया गया था, औरंगजेब ने करा था। और वह छठे मुगल बादशाह थे ये, और इन्होंने 1658 से 1707 तक जो है शासन संभाला था। और इसके शासनकाल के टाइम की बात करें तो मुगल साम्राज्य जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, और इस क्षेत्र में लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक विस्तृत था, ठीक है। अगला सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरातत्वविदों ने 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के पंचमार्क सिक्के जो हैं खोजे हैं, जो भारतीय इतिहास के अंधकार युग की जानकारी देते हैं। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कहाँ खोजे हैं? ये खोजे हैं भाई इन्होंने कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ खोजे गए हैं? ये खोजे गए हैं राजस्थान में। आंसर होगा बी। देखो, राजस्थान में पुरातत्व स्थल यानी कि 600 से 1000 ईसा पूर्व के जो हैं अंकित सिक्के हैं जो खोजे गए हैं, इनका खजाना मिला है, जो कि भारतीय इतिहास के अंधकार युग के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि भारत में जो मतलब अंधकार युग था उसके बारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से लेकर के भगवान बुद्ध के युग के टाइम तक जो है यहाँ पे क्या चीजें थी, कैसी हैं, उन सिक्कों पे कुछ चीजें अंकित हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है। और इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद के काल को लेकर के लगभग 1900 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है अंधकार युग के रूप में संदर्भित करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 17 है कि फाइयान जो है निम्नलिखित में से किस देश या मैं कहूँ कि किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो भाई चाइना से आया था। और इंडिया में उस टाइम पे कौन शासक था जिस टाइम पर ये आया था? तो उस टाइम पे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे शासक। और ये था फाइयान जो उस टाइम पे भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो फाइयान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान धार्मिक मिशन पर भारत आया था, और वह चीन से जो है भारत पैदल यात्रा करने के समुद्री मार्ग से आया था। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, या फिर यहाँ पे देववारणम था, या दशरथ था। तो ये किसने करी थी? ये स्थापना करी है भाई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर हैं किसके? जो आपका मौर्य एम्पायर है इसके, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक ये 321 से 297 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और नंद वंश के बाद में यहाँ पे जो और हिंदू कुश है इन क्षेत्रों में जो है कब्जा करने वाले ये साम्राज्य था, ठीक है। इसके बारे में आप देखेंगे जिसने सेल्यूकस निकेटर जो है इसके साथ एक संधि भी करी थी, और इसके अतिरिक्त जो है प्राप्त हुए। और जीवन में चंद्रगुप्त ने जो है जैन धर्म के अनुयायी भी लास्ट में बन गए थे। चलिए सवाल नंबर 19 है कि तीसरी बौद्ध परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? कश्मीर में, बर्मा में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? ये की गई थी पाटलिपुत्र। आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संधि थी जो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, और इसका आयोजन मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे सम्राट थे राजा वहाँ के अशोक, इनके संरक्षण में की गई थी। और यह घटना बौद्ध धर्म को वैश्विक धर्म के रूप में स्थापित करने की महत्वपूर्ण भी तिथि थी। चलिए अंतिम सवाल है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1861 में, ऑप्शन ए। आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी रही है क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा कम टाइम है, इस वजह से। बाकी आप इसको सबको देख लेंगे, और इसका PDF आपको मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में कंप्लीट सवाल कराने थे, क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने थे, इसीलिए मैंने व्याख्या पे थोड़ा कम ध्यान दिया है। फिलहाल आप क्लास को डेली लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे, और PDF भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।